डियर स्टूडेंट्स, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। अगर आपने देखा होगा कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन वो अगर लगातार बरसती रहे तो नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां शारदा, मां सरस्वती। तो चलिए हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अधिक लाइक किया जा रहा है। बच्चों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बच्चों को यह 10 प्रश्न उनके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनके चयन को सुनिश्चित करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शंस को अगर देखें तो शिक्षण के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, और शिक्षण द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, शिक्षण के भाषण द्वारा सिर्फ यह तो गलत होगा। हाँ, ये बी वाला ऑप्शन अगर देखें तो इसमें प्रयोग भी है, विवेचना भी है, प्रश्न पूछना भी है, क्रिया करके तथा चिंतन करना सबसे सुटेबल, क्योंकि इसमें सभी क्रियाकलापों का समावेशन है। तो बी इज द राइट आंसर। सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पुस्तक पर आधारित और नियंत्रित पाठ्य की बात की गई है और ये तो होगा ही नहीं। तो बड़ा ही आसान है कि भाई बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, प्रयोग द्वारा, विवेचना द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रियाकलाप करके, चिंतन करके, खुद से करके, अपने अनुभवों के आधार पर सीखना, यही सब इसका सही जवाब होगा। तो 20 अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? देखिए, इससे पहले भी हमने प्रश्नों के सीरीज में इस क्वेश्चंस को देखा है और यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये जरूर होगा कि प्रोजेक्ट विधि को आपने पढ़ा था किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है वो जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। हाँ, ये जरूर है कि इसको विकसित करने का श्रेय जो है वो किलपैट्रिक को जाता है। समझ रहे बात को? इसलिए हम कह सकते हैं कि जॉन डीवी किलपैट्रिक के सम्मिलित जो प्रयास था ना, जो मिला जुला प्रयास था, उसका परिणाम ही प्रोजेक्ट विधि है। उसका ही जो परिणाम है वो क्या है? प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड। या तो ऑप्शन में डायरेक्ट किलपैट्रिक दिया रहे तो हम किलपैट्रिक के साथ जाएंगे, लेकिन यहां किलपैट्रिक दिया ही नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो यह जॉन डीवी है, इनका और इनके शिष्य किलपैट्रिक दोनों का मिला जुला जो प्रयत्न है वह प्रोजेक्ट विधि पर आधारित। यानी जॉन डीवी यहां पर सही जवाब होगा, फ्रोवेल नहीं होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मैकडूगल नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? खास तौर पर यहां हमने एक चीज देखा कि बालक के मस्तिष्क पर छपी हुई जो भी आकृति है उसको बालक कभी भूलता नहीं है। इसलिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है? तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? जॉन डीवी होगा, क्योंकि जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों के सम्मिलित प्रयास का जो परिणाम है वो प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है? तो बी इज द राइट। अगला प्रश्न देखें, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? अगर आप देखें तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण और नियमीकरण का जो सोपान है ना, ये सारे के सारे किस विधि के द्वारा आते हैं? आगमन विधि के सोपान आते हैं। किसमें? आगमन विधि के सोपान में आते हैं। क्लियर है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आगमन विधि। निगमन विधि नहीं होगा, अंतर्दर्शन विधि नहीं होगा, बहिर्दर्शन विधि नहीं होगा। क्लियर है? शिक्षण की जो आगमन विधि होती है उसमें शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। बहुत सारे विशिष्ट उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे। उस एग्जाम्पल के आधार पर, उसी एग्जाम्पल के आधार पर रूल को बनाया जाता है। इसलिए इसको विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं और रूल जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, सामान्यीकरण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है? तो बी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को
समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पे उपयुक्त नहीं है। एक तो उच्च प्राथमिक स्तर दे दिया, इस पर आपको ध्यान रहना चाहिए, और एक नहीं पर, इस दोनों पे फोकस करना है, नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो, एक बात तो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को क्या किया जाता है, विज्ञान विषय समझाने के लिए उन सभी तरह की प्रक्रियाओं का सहारा लेना होता है, उन सभी प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव कर सकें, तभी तो उनकी समझ विकसित होगी, है कि नहीं। लेकिन अप्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान के द्वारा विज्ञान को समझने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अमूर्तता वाला जो शब्द होता है, ये वाला, ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है, बाद बाकी ये सारे तो उसके पक्ष में है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर। डी राइट आंसर किस संदर्भ में है, नहीं के संदर्भ में, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। भाई साइंस में अमूर्तता जैसी कोई बात होती नहीं, सिंपल सी बात है, यह आधारित ही होता है किस पे, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है विज्ञान, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी, नेगेटिव सेंस में, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने में पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए क्या करेगा अध्यापक, पहले प्रस्तावना, फिर प्रश्न पूछ करके उस परिस्थिति को बनाएगा। क्लियर है, तो यहां पर अगर हम देखें तो छात्रों को दंडित करना चाहिए, देखो नेगेटिव अप्रोच, चुटकुले सुनाने चाहिए, ये देखो, ये सारे ऑप्शंस पहले निकाल दीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं भी पता है ना, तो भी आप इस विधि द्वारा आप जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको हमने क्या किया, पहले सारे ऑप्शंस को छांट लेंगे, आराम करना चाहिए। ये देखो, अब सोचो अगर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता है तो भी हम सी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ए, ये कभी सही हो सकता है क्या, छात्रों को दंडित करना चाहिए, कभी सही नहीं होगा। चुटकुले सुनाओगे क्या, ये भी नहीं होगा। आराम करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, है ना, तभी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। अब देखो ये कितना आसान प्रश्न है भाई, समझकर सीखना ही तो स्थायी होगा, है ना। आप कभी भी रट कर, सुनकर, देखकर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा क्या, कभी नहीं होगा। अब देखो रट कर कोई रटोगे तो भूल जाओगे आगे, ये भी नहीं होगा। सुनकर ये भी नहीं होगा, समझकर ये होगा। क्योंकि चीजें जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो अपने खुद करके चीजों को सीखते हैं, या अपने अनुभवों पर आधारित चीजों को हम सीखते हैं, या चीजों को समझ करके उसको पढ़ते हैं, या समझ कर याद रखते हैं, बस समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखकर यहां भी ये भी भूल सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, समझकर। यानी आप यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, या फिर आप बच्चा अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीख रहा है, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऐसा ज्ञान ही, ऐसा अधिगम ही क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट। प्राइमरी स्तर, देखो प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। क्लियर है, प्राइमरी स्तर पर क्या होना चाहिए, अनुदेशन होना चाहिए। अब यह क्वेश्चन अगर हम देखें, जहां पर शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, भाई आपको कई दफा बताया गया है, कई बार हमने आपको बताया है कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ना, इसमें जो है बेसिकली कैसा होना चाहिए, इसमें आप बताइए कैसा होना चाहिए, हमेशा जब भी होगा तो छात्र केंद्रित होगा। कैसा, छात्र केंद्रित। क्यों, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये चाइल्ड को अगर हम केंद्र बिंदु मानकर चलें तो ही तो सारी व्यवस्था उचित रूप से चलेगी। शिक्षक केंद्रित यानी यह तो फिर वही आ गया कि पुराना, कौन सी विधि, मतलब ट्रेडिशनल मेथड हो गया ये तो, है ना, कि पहले जो है शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, शिक्षक अपने हिसाब से बच्चों को फोकस करते थे, और शिक्षक ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट करने में रहा करते थे, या शिक्षक किसी एक विधि से ही सभी बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। शिक्षकों के अंदर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, यह त्रुटिपूर्ण था। लेकिन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट मानते हैं वो क्या मानते हैं, छात्र केंद्रित। अगर छात्र केंद्रित शिक्षा होगा तो बेसिकली उसके कई आयाम होंगे, कई मुख्य बिंदु होंगे। क्या होगा भाई, एक तो हम शिक्षा जो देंगे वह छात्रों के अनुसार देंगे, हमारी जो विधि इस्तेमाल होगी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी। लेकिन अगर सबसे आधुनिक अगर निगमन आगमन में चुनना हो तो आगमन विधि से, है ना, यह भी एक आधुनिक विधि है। पहले उदाहरण और फिर नियम की ओर, ताकि बच्चे इस नियम को खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, या नियम को समझ करके लिख पाए। समझ पा रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। यहां पर ये वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और सी हमारा सही जवाब।
8 नंबर प्रश्न, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता है ना, विद्यार्थी, शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता है ना, ये सारे एक ही हैं। स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए या शिक्षिका को चाहिए, कुछ भी है ना, देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या चाहिए कि भाई विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, है ना, ये सही लग रहा है। दूसरा, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान, ये गलत है, क्योंकि हमेशा जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आगमन पद्धति। ये अब यहां क्या दे दिया, निगमन पद्धति। आगमन पद्धति ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा साइंटिफिक है। कलन विधि का अधिकतर प्रयोग, ये भी नहीं। याद करने के लिए शिक्षार्थियों का, ये भी नहीं। तो देखिए, वैसे भी अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं जो निगेटिव इंपैक्ट वाले हैं या जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, तो भी हमारा जवाब निकल जाता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में क्या होता है, अध्यापक को विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना होता है ना। इससे क्या होगा भाई, तो बालक के बुद्धि, रुचि, उसके योग्यता के हिसाब से विकास का अवसर मिलेगा बच्चों को, और बच्चों का क्या होगा, सर्वोत्तम विकास होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, भाई ऐसे में तो देखते हैं ऑप्शन, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हो सकता है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सबसे उपयुक्त आंसर है। क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले भी कि विद्यार्थी जब प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब है कि उनको दिलचस्पी, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में, है ना, उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो ये सबसे सुटेबल आंसर है। हालांकि कक्षा चर्चा में भाग, यह भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी है। तो हम किस आंसर की ओर जाएंगे, जो सबसे बेहतरीन विकल्प है हमारे लिए वो सी है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, बेसिकली बच्चों को यह प्रोत्साहन देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को पूछिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। अब उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने का, तो बच्चा भी क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, और क्लासरूम में क्या होगा, अनुशासन होगा। ठीक है, चलिए देखो प्रश्न रिपीट भी होता है इस तरह के, जो मैं देख रहा हूं कि इस सीरीज में जो आज मैं 10 प्रश्न करवा रहा हूं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और आज का जो अंतिम जो प्रश्न है वह है संप्रेषण के प्रमुख घटक। संप्रेषण के प्रमुख घटक, अब संप्रेषण के प्रमुख घटक एक तो ये जान लीजिए भाई कौन कौन सा होता है, तो प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्रापक, और पांचवा प्रतिपुष्टि। अब इसमें देखो सारे ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना, डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज के यह थे मुख्य 10 प्रश्न। इसको आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे, और आज सीरीज का 9वां दिन है और इसी प्रकार से सीरीज यह कंटिन्यू चलेगा। तो जितने भी आप प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो, या केंद्रीय विद्यालय के लिए, या नवोदय विद्यालय के लिए, DSSB के लिए, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो को लेकर के हम आपके सामने जल्द ही मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।